मोदी जी पकौड़े वाली, ये इनकी रेडी है और इस पर ये पकौड़े करने वाले हैं। ये अब मोदी जी ने कहा है ना कि पढ़ा लिखा युवा आपके पास कुछ नहीं तो पकौड़े बेचो। तो आज एक पढ़ी लिखी शिक्षिका जब क्रिमिनल अंदर बैठे हैं कुर्सी पे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस वाइस चांसलर को दिखाना चाहती हूँ कि ये जो डिग्री मेरे हाथ में आपने PhD की दी है और मेरे लिए सिस्टम में जगह नहीं है, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। ये बैरिकेड आप देखिए, ये बैरिकेड, तो फिर मेरे लिए जगह क्या है? आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई एम नॉट एबल टू टीच। जब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है तो मेरे हाथ दिए हैं, मुझे तुम्हारी भीख की नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कोई नहीं मुझे नौकरी देने वाले हो। आप लोगों ने तो हमें दी हुई नौकरियां छीन ली। तो हम लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ ये लोग पकौड़े बेचे, वो भी एक रोजगार है पढ़े लिखे युवा को, तो आज उनके मुंह पे कितना बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक जवाब है उनको कि देखो कि शर्म आनी चाहिए। वन ऑफ द प्रीमियम यूनिवर्सिटी विच इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज उसमें ये चीज़ हो रही है। ताली बजा दीजिए। नया रोजगार शुरू किया है डॉक्टर रितु ने, मोदी जी ने करवाया। मोदी जी ने भी ताली बजा दीजिए। मोदी जी ने तो कहा है सर कि पकौड़े का रोजगार है। ये प्रोफेसर PhD पकौड़े वाली आपके सामने है कि जब एक क्रिमिनल किसी पे कार्यरत है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए ये जगह बची है। तो मैंने, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, जो मोदी जी के शागिर्द हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्रिमिनल को पूरा बचा के अंदर रखा है, आपके सामने ही आप देख लो कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, MA UGC नेट सारी चीज़ें करने के बाद, PhD करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, तो कुछ तो करना है। इनकी ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से RSS की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी। इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। PhD पकौड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े तलिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज़ का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकौड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर रितु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो महिलाएं, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। और जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं।
डॉक्टर ऋतु जैसी पढ़ी लिखी नौजवानों का हक काटकर, हक मारी करके अडानी अंबानी जी के जो ये जो व्यभिचार हो रहा है, ये शादी नहीं हो रही है, व्यभिचार हो रहा है ये तीरथ हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच से। हम देखते हैं कि डीयू में किस तरीके से जितना ज़्यादा जातिवाद बढ़ गया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु जो कि पीएचडी होल्डर है, उनके पास सारा डिग्री है, उनके पास सारा क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से एक जातिवादी कास्टिस्ट तरीके से उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उनसे उनकी नौकरी छीन ली जाती है। ये करते हैं वहाँ के संघी जातिवादी प्रिंसिपल सविता रॉय, उनको अरेस्ट करने की डिमांड है और उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं 189 डेज हो गए हैं, लगभग 190 लगभग 200 दिन हो गए हैं हमारे प्रोफेसर को प्रोटेस्ट करते हुए, और उसके बाद भी उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे टेंट लगा के पूरा अच्छे से प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो रातों रात यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ पुलिस ने किस तरीके से उनका सारा सामान उठा दिया। यहाँ पे जब अम्बेडकर की मूर्ति लगी थी उसको हटा के, इधर ही लगी थी उसको हटा के किस तरीके से राम की मूर्ति लगा दी जाती है। हम देखते हैं आसपास, हम देखते हैं हर जगह पूरे कैंपस में किस तरीके से भगवा झंडे हैं, पूरा कैंपस भगवा हो रखा है। जब 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस था, वो हम देखते हैं किस तरीके से हमारे ही कैंपस में धूमधाम से मनाया गया था। जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जो आरएसएस के हेट्रेड को, जो एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म को प्रमोट करता है, ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, ये हेट्रेड है रिलीजन के नाम पे जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं हमारे कैंपस में। किस तरीके से हमारे कैंपस को आरएसएस की शाखा बना दिया जा रहा है, और जब हमारे प्रोफेसर उनके हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा है। 189 डेज हो गए, मैं फिर से बोलूँगी, और उनके ऊपर सविता रॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। वो सविता रॉय जो है वो बैक्ड है रणवीर सेना से। रणवीर सेना बिहार में अपर कास्ट की एक प्राइवेट आर्मी है जो किस तरीके से वहाँ पे शोषण करती है, वहाँ पे दलितों को मारती है, ये हम देखते हैं। क्यों उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों ये नहीं किया जा रहा है, ये सवाल हैं जो आज के टाइम पे उठने चाहिए। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो यहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, शायद यहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके हर एक छात्र में होना चाहिए। और फिर भी हम देखते हैं किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग हैं, वो ये कहते हैं आके कि जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रोटेस्ट से दिक्कत हो रही है। कॉलेज कैंपसेस हैव ऑलवेज बीन अ स्पेस ऑफ डिसेंट, और वो रहने चाहिए, हमारा स्टूडेंट्स का ये मानना है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सिंह के साथ सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हम सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो हमारा कैंपस है वो एक आवाज़ उठाने की, अपने हक के लिए लड़ने की जगह बनना चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके से बार बार डिटेन किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं, हम देखते हैं आज ये हाल हो गया है। हम ये देखते हैं, आलम ये है कि इनको यहाँ पे पीएचडी करने के बाद मैम को किस तरीके से यहाँ पे पकोड़े का स्टॉल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी नौकरी छीन ली गई है, क्योंकि उनका हक छीन लिया गया है। ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। एक इंसान क्या करे, एक दलित क्या करे, जब पूरी क्वालिफिकेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद। हम लोग बात करते हैं कि शहरों में तो काफ़ी लोगों का ये आर्ग्यूमेंट आता है कि शहरों में तो अब कास्टिज्म जी है ही नहीं है, तो ये क्या है। सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद किस तरीके से उनको निकाला जाता है, तो किस तरीके से उनको पकोड़े का ही रेड़ा लगाना पड़ता है। इस चीज़ के अगेंस्ट हमें संघर्ष करना, और जब हम करते हैं तो बार बार हमें डिटेन कर दिया जाता है, हमारे ऊपर दमन करा जाता है। किस तरीके से हम लोग ये देखते हैं बार बार, जिस तरीके से मैंने बताया, उनका पूरा टेंट वहाँ से उठा दिया था, उनका सामान उठा दिया था, इतने सारे लोगों को लेके गए, इतना ब्रूटली पुलिस बार बार डिटेन करती है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स जस्ट अ फैकेट, ये क्या ये हमारी बेटी नहीं है क्या, हमारे मैम इस देश की महिला नहीं है, कितना ब्रूटली ये लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। हमारे साथ कई सारे संगठन सब लोग हैं, और हम जो स्टूडेंट्स हैं डीयू के, उनकी आवाज़ से मैं बोलूँगी। और जो भगत सिंह छात्र एकता मंच है वो हमेशा खड़ा रहेगा मैम के साथ, और हमेशा खड़ा रहेगा किसी भी गलत चीज़ के अगेंस्ट। जय भीम बहन जी। हम पहले दिन से लगातार बगैर कोई नागा किए इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जीत हमारी होगी। अनपढ़ पीएम छठी क्लास और पीएचडी पकौड़े तल रहा है, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वो गैस लानी पड़ी, हमें बहुत महंगी हो गई है। मोदी जी ने कहा था कि नाली से भी जो ना गैस निकाल के पकौड़े बनाता, चाय बनाता हुआ देखा था उन्होंने। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो नाली बता देना हमें, वो नाली बता दें जहाँ से गैस निकलती है, हम भी सिलेंडर भर लाएंगे। क्योंकि 1100 रुपये का सिलेंडर मैं तो खरीद नहीं पा रहा। हम तो लकड़ी में खाना बनाते हैं, अब वो इतना महंगी होगी गैस, वो कोई बता ही नहीं रहा इस बारे में। आपको पता लगे तो हमें बताना कि वो कहाँ मिलती है गंदी नाली वाली गैस। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये सब लोग मानते हैं कि जितने भी प्रोमिसेस हैं मोदी जी के, दे आर ऑल जस्ट अ फैकेट। गैस कहाँ मिलती है, कुछ भी कहाँ मिलता है। हम अभी इनसे बात करते हैं। आपको पता है सब उनके जुमले हैं, झूठ बोलते हैं, दलितों को बरगलाता है, दलित कह के, दलित पिछड़ा कह के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज PhD आपके सामने पकौड़े तल रही है। कितना देश का, और ये सिर्फ और सिर्फ दलितों पे अत्याचार है और किसी पे भी अत्याचार नहीं हो रहा है। और जब से ऋतु बहन का धरना जब से चला हुआ शुरू से ही, जब से हम और हमारी जो महिलाएं, आप देखते हो उधर वो महिलाएं हमारी, तब से हम डेली यहाँ पे आ रहे हैं और बहन जी के साथ और साथ ही रहेंगे हम। तो सर क्या दलितों के लिए या फिर किसी भी शोषित, एक बात और याद आ गई, एक जुमला और याद आ गया, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। मारी ना अभी रामपुर में, सीधी सिर में गोली मारी। जब से ये बोला था, पूरे भारत में अत्याचार 200 गुना बढ़ चुके हैं। ये है मोदी जी का कमाल। तो क्या दलितों के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी शोषित वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, पहले क्या निशाने पे मुस्लिम, सेकंड निशाने पे दलित, दलित और मुस्लिम है पहले टारगेट, तीसरा नंबर किसान का है। तो क्या इन शोषित वर्गों के लिए, इन सभी शोषित वर्गों के लिए एक पकोड़े तलना ही आखिरी रास्ता बच गया है इस देश में? वो कुछ बचा ही नहीं है ना, सब कुछ तो बिक गया ना देश। वो यही चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज, जो पढ़े लिखे बच्चे, जो हम मजदूर गरीब आदमी अपनी ज़मीन बेचकर ब्याज पैसा उठाकर अपने बच्चों को यहाँ पर आर्ट फैकल्टी इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और उनको सिर्फ ये हजम नहीं होते कि हमारे बच्चे पढ़ लिखे अफसर बने, नेता बने, या कहीं जैसे ये वो क्या कहते हैं प्रोफेसर बने। वो यही चाहते हैं कि इनके हाथ में झाड़ू हो, सफाई काम करें, ये ऊपर नहीं देखें, नीचे ही ज़मीन में पड़े रहें और अफसर नहीं बने। ये उनकी सोच में, उनकी दिमाग में यही सोच है। क्योंकि एक आपको पीछे भी एक अखबार में उसमें भी आया था, टीवी में भी आया था, अखबार में मैंने पढ़ा था, एक मुख्यमंत्री है कहीं का, असम का था, कहाँ का है, उन्होंने ये बोला था कि ये जो सूत्र वगैरह जो है ये तो सिर्फ ये सेवा के लिए, ये हमारे ना सेवा के लिए होते हैं। जो एक मुख्यमंत्री की सोच, बीजेपी का मुख्यमंत्री, उसकी एक ये सोच होती है, तो वो समाज के लिए क्या काम करेगा और क्या बच्चों को वो शिक्षा देगा वो। लेकिन अब बड़ा अच्छा नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। मैं कह रहा हूँ कि 143 किसके लिए छोड़ दी, बोलो ना 543 पार। मैं इसका एक जवाब देता हूँ हल्का सा, और EVM हटाइए, बैलेट पेपर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा गुड़िया, आगे 400 पार किस लिए कह रहा है कि 370 है ना, जो 370 इनको वो चाहिए एक सीटें, इनकी पूर्ण बहुमत बीजेपी की, वो 370 जिस दिन हो गया, जिस दिन ये महाकुंभ 25 में महाकुंभ मेला ना, उस दिन मनुस्मृति लागू कर देंगे, ये वो बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे ये। तो आपका क्या मानना है, जो अभी जिस तरीके से हम देखते हैं एक प्रोफेसर को, उनका PhD होल्डर है और उनको यहाँ पे पकोड़े का रेड़ा लगाना पड़ रहा है? जो उनको निकाला गया था, उनके खिलाफ जो कास्टिज़म हुआ है उनको निकाला गया है। और आज अभी तक जो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अभी तक डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ SC/ST एक्ट पे चार्जशीट होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, यहाँ तक कि उनको प्रिंसिपल्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसे ब्राह्मणवाद के दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक जो जातिवाद कर रहा है डॉक्टर सविता रॉय, उसको पनिशमेंट, उनको पनिश तो नहीं किया जा रहा, उल्टा उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये फांसीवाद, ये मोदी जो अमृतकाल कह रहा है, ये ब्राह्मणवादियों का अमृतकाल है, हमारे लिए अमृतकाल नहीं है, जनता के लिए। अभी इतने करोड़ों रुपए का कर्जा है और मोदी बोलता है आत्मनिर्भर बनो सभी को, और मैडम तो वही कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, अपना दुकान खोल ली, क्योंकि इस ब्राह्मणवादी DU एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको न्याय देगी नहीं, तो उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तो जिस तरीके से ब्रूटैलिटी करी जा रही है, जिस तरीके, अच्छा ठीक है, पकोड़े के साथ बर्तन भी मांग रहे हैं, कमाली का काम निकल दिया है। तो अपेक्षा साथ ही हम देखते हैं किस तरीके से हमारे मैम को PhD करने के बाद, सब कुछ करने के बाद निकाल दिया जाता है कॉलेज से, एक कास्टिस्ट तरीके से उनको यहाँ पकोड़े तलने पड़ रहे हैं, और किस तरीके से बार बार इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए एक्शन नहीं लिया जा रहा, इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी करी जाती है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी शोषित वर्ग हो, उन पर करी जाती है। इसको हम देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लड़ाई हमारी आपको जैसे पता है कि बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है, और लड़ाई ये रोज़गार की है, क्योंकि आपने उनसे उनका प्रोफेसर जो आप पद था वो तो आपने ले लिया, ठीक है, इतने साल से खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। अब ये देखो, इतनी एक एक्सट्रीम, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उसको एट लास्ट अपना रोज़गार, अपना खाने पीने के लिए एक ठेला लगाना पड़ता है। तो ये बहुत बेशरम, उनके लिए बेशर्मी वाली बात है कि वो अपने हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को न्याय नहीं दे सकते, उसको इतना हद तक उन्होंने सप्रेस कर दिया कि उसको आज ठेला लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें, ये छोटी चीज़ें नहीं है,
या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठेला लगा दिया, ये रोज़गार है उनके लिए, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को पता है न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भी आके इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी तो यही बोलते हैं ना, आपको तो कहीं पे भी आप मंदिर के बाहर भीख मांग लो, वो भी आपका रोज़गार है। एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे ठेला लगा के अपना काम कर रहे हैं, उससे तो कम, उससे ज़्यादा बेटर रोज़गार ये है। तो अगर लास्ट तक भी हम लोगों को ये करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। तो आपका ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि हम रुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम पुलिस की मार से, गोलियों से, डिटेंशन से, किसी चीज़ से नहीं डरते, हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल हम लोग लड़ते रहेंगे। जैसे आपने देखा कि डिटेन होने के बावजूद भी हम लोग ने जब बोला था कि हम लोग डिटेन होने के बाद में भी जब हम लोग ने बोला था कि हम लोग वापस बैठेंगे, वापस आएंगे, तो हम लोग वापस आए और अपने रोज़गार के लिए, खुद कमा के खाने के लिए अब हम लोग ठेले लगाए। और अपेक्षा साथी जो मेरे पास है, ये भी डीयू के ही छात्र हैं। पहले हमने जिससे बात करी वो भी डीयू के छात्र हैं, मैं डीयू के छात्र हूँ। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से डीयू के स्टूडेंट्स ही जो हैं वो हमारे प्रोफेसर का, हम इन सब का सपोर्ट कर रहे हैं।